इस लेक्चर में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लोअर कॉस्ट और मिसिंग फिगर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लोअर कॉस्ट मेथड के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6A को डिस्कस करेंगे। निदान कंपनी हैव द फॉलोइंग आइटम्स इन इन्वेंट्री ऑन जून 30, 2005। ABC 3 इन्वेंट्री और उनकी कॉस्ट और मार्केट प्राइस गिवन है जी। रिक्वायर्ड में मेंशन है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग लोअर कॉस्ट और मार्केट आइटम बाय आइटम एंड एज अ होल। सबसे पहले जो आपके पास 3 कॉलम गिवन है वो आपने एज इट इज कॉपी कर दिए। अब आपने इनको टोटल करना है। जैसे कॉस्ट 15,000, 18,000 और 25,000 को टोटल करेंगे तो 58,000 आ जाएगी। मार्केट प्राइस 11,000, 20,000, 23,000 को टोटल करेंगे तो 54,000 टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि टोटल मार्केट प्राइस आ जाएगी। अब आपने क्वेश्चन में रीड किया कि लोअर कॉस्ट और मार्केट आइटम बाय आइटम एंड एज अ होल आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि लोअर कॉस्ट और मार्केट, यानी कि आपको ये बताना है कि कॉस्ट का अमाउंट कम है या मार्केट प्राइस का अमाउंट कम है, उसको कंपेयर करना है आइटम बाय आइटम एंड एज अ होल। अब आइटम बाय आइटम का मतलब है कि आप ये देखें कि इन्वेंट्री ए की कॉस्ट है 15,000 और मार्केट प्राइस है 11,000। इसका मतलब है कि 15 और 11 में कौन सा अमाउंट लोअर हुआ? 11,000 आपने नोट डाउन कर दिया। 18,000 और 20,000 में कौन सा अमाउंट लोअर हुआ? 18,000 आपने उसको नोट डाउन कर लिया। ये इन्वेंट्री बी हो गई। इन्वेंट्री सी में देखें कॉस्ट है 25,000 और मार्केट प्राइस है 23,000, तो लोअर अमाउंट कौन सा हो गया? 23,000। इसको आपने आइटम बाय आइटम के साथ लिख दिया। अब अगर आप ये देखें कि जो तीनों इन्वेंट्री की कॉस्ट का सम है वो 58 है और मार्केट प्राइस का सम 54 है, यानी कि अगर हम होल इन्वेंट्री के अमाउंट को कंपेयर करें तो 58 और 54 में कौन सा अमाउंट लोअर है? 54। वो हमने कहाँ लिखना है? एज अ होल के कॉलम में। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड था कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, आपने वर्ड लिखा कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 11 + 18 + 23 52,000 यहाँ मेंशन कर दिया आपने, और एज अ होल में 54,000 मेंशन कर दिया। यानी कि आपने ये बता दिया कि अगर हम आइटम बाय आइटम सिलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री को तो हमारे पास लोअर कॉस्ट आएगी 52, और अगर हम एज अ होल इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो एंडिंग कॉस्ट आएगी 54। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 से है। अब हम 1996 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7B को डिस्कस करेंगे। इमाम कंपनी हैव द फॉलोइंग आइटम्स इन इन्वेंट्री ऑन सितंबर 30, 1995। अब आप और से देखें, आपके पास इन्वेंट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस के कॉलम के साथ मौजूद है, लेकिन किस तरह से कि आपके पास इन्वेंट्री की 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में 2 आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, उनकी कॉस्ट और मार्केट प्राइस मेंशन है। कैटेगरी बी में 2 आइटम है, आइटम 3, आइटम 4, और उनकी कॉस्ट और मार्केट प्राइस मेंशन है। रिक्वायर्ड में मेंशन है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट आइटम बाय आइटम, कैटेगरी वाइज एंड एज अ होल। यानी कि अब हमने जो हमें आइटम मौजूद हैं, आइटम 1, 2, 3, 4, इनकी कॉस्ट और मार्केट प्राइस को 3 तरीकों से रिकॉर्ड करना है। 3 तरीकों से हमने इसको रिकॉर्ड करना है, यानी कि हम एक दफ़ा आइटम बाय आइटम के थ्रू लोअर कॉस्ट चेक करेंगे, एक दफ़ा कैटेगरी वाइज और एक दफ़ा एज अ होल। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। सबसे पहले चेक कर लें, जो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी के 4 आइटम आपके पास मौजूद थे वो आपने एज इट इज़ के एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए। आप चेक कर लें, आपने सबसे पहले क्वेश्चन ही नोट डाउन करा है एज इट इज़, ठीक है जी। अब सबसे पहले आप लोअर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे आइटम बाय आइटम, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 2000 और 700 में लोअर अमाउंट कौन सा है तो डेफिनेटली आप बताएंगे कि 700 लोअर है। तो आप यहाँ पर
700 मेंशन कर देंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए आइटम 2 में 1200 और 1300 में कौन सा अमाउंट लोअर है, तो आप बहुत ईजिली इसको जज कर लेंगे कि 1200 लोअर है, आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि आइटम नंबर 3 में 2000 और 2400 में कौन सा अमाउंट लोअर है, तो आप इजीली बता देंगे 2000 लोअर है, आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए आइटम 4 में 2500 या 2200 में से कौन सा अमाउंट लोअर है, तो आप 2200 मेंशन कर देंगे। यहाँ आप देखें जो आपके पास कॉस्ट का अमाउंट था और जो मार्केट प्राइस के अमाउंट थे, चारों आइटम के हमने उसमें लोअर जो था उसको लिख दिया। दोबारा समझ लीजिए, आइटम 1 के 2000 और 700 में लोअर 700 है, रिकॉर्ड कर लिया। आइटम 2 के 1200 और 1300 में लोअर 1200 है, रिकॉर्ड कर लिया। आइटम 3 के 2000 और 2400 में लोअर 2000 है, रिकॉर्ड कर लिया। आइटम 4 में 2500 और 2200 में लोअर 2200 है, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब क्वेश्चन में आपसे 3 कैटेगरी में मांगी, मतलब 3 काइंड्स में बात की गई थी कि 3 कैटेगरी में आपने इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा आइटम बाय आइटम, एक दफ़ा कैटेगरी वाइज, एज अ होल, थर्ड में एज अ होल। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज इनका टोटल क्या है। तो आप बताइए, आइटम 1 और आइटम 2 कैटेगरी ए का पार्ट है, तो अगर आइटम 1 की कॉस्ट देखें 2000 है और आइटम 2 की कॉस्ट 1200 है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा जी? इसका टोटल आ जाएगा 2200। अगर हम आइटम 1 और आइटम 2 की मार्केट प्राइस के टोटल को देखें, तो आइटम 1 700 है और आइटम 2 1300 है, तो यानी कि इसका टोटल आ गया 2000। आइटम 3 की कॉस्ट का अमाउंट है 2000 और आइटम 4 की कॉस्ट का अमाउंट है 2500, इनका टोटल करेंगे 4500 आ गया, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। आइटम 3 की मार्केट प्राइस है 2400 और आइटम 4 की मार्केट प्राइस है 2200, इनका टोटल करेंगे तो वो 4600 आ गया। अब आपने जो सेकंड कैटेगरी में करना है वो कैटेगरी वाइज टोटल करना है। तो अब आप ये देखें, कैटेगरी ए की कॉस्ट का टोटल है 2200 और मार्केट प्राइस का टोटल है 2000। कैटेगरी बी की कॉस्ट का अमाउंट का टोटल है 4500 और मार्केट प्राइस का अमाउंट है 4600। तो अब आपने कैटेगरी वाइज जब लिखना है तो आप कहेंगे 2200 और 2000 में जो लोअर अमाउंट है वो मौजूद है 2000, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। 4500 और 4600 में जो लोअर अमाउंट है वो है 4500, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये 2 कॉलम हो गए जी। अब हम जाएंगे एज अ होल। अब बात समझिएगा, एज अ होल 2200 और 4500 में जो टोटल अमाउंट है इन दोनों कैटेगरी का वो आ जाएगा 6700, आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे। यानी कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का जो टोटल आया, होल ए प्लस बी का, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का टोटल जो आया वो आ गया 6700। ये कॉस्ट के थ्रू हमने अमाउंट निकाल लिया। अब कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का हम अमाउंट निकालेंगे मार्केट प्राइस के थ्रू। 2000 प्लस 4600 का जब हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 6600। अब आप ये देखें, 6700 और 6600 में जो लोअर अमाउंट है वो हमारे पास मौजूद है 6600। हमने उसको कहाँ लिखा? एज अ होल के कॉलम में। तो आपने जो आपके पास 4 आइटम 2 कैटेगरी में दिए थे, उनकी आपने कॉस्ट और मार्केट प्राइस से पहले आइटम बाय आइटम उनकी लोअर कॉस्ट फाइंड आउट की, फिर कैटेगरी वाइज उनकी लोअर कॉस्ट फाइंड आउट की, फिर एज अ होल आपने उनकी लोअर कॉस्ट फाइंड आउट की। फाइनली आप एंड में मेंशन कर देंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 700, 1200, 2000 और 2200। इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 6100। जब आप कैटेगरी वाइज टोटल करेंगे 2000 और 4500 तो इनका टोटल आ जाएगा 6500 और एज अ होल में 6600 एक ही अमाउंट है।
यही अमाउंट आप मेंशन कर देंगे किस में, एंड में। यानी कि आपने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर ली। आइटम बाय आइटम का अमाउंट आ रहा है 6100, कैटेगरी वाइज 6500 और एज अ होल अमाउंट आ रहा है 6600। यानी कि अब हमने ये जो दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए 1995 से 2021 तक मेन दो क्वेश्चन है जिसमें लोअर कॉस्ट के थ्रू आपने वर्किंग करनी है। हमने दोनों क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब हम आपके साथ 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन मेंशन है जी। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो नेट सेल, बिगिनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस, एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट और लॉस, ये बहुत बेसिक टाइटल ऑफ अकाउंट है इनकम स्टेटमेंट के। आपको इसको सबको करना आता है। जैसे आपको पता है कि अगर हम फार्मूले डिस्कस करें तो आप सब जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला इन्वेंट्री बिगिनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एंडिंग। आप सबको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता है नेट प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब अगर आप जो केस 1 है उसमें अगर आप देखें बिगिनिंग इन्वेंट्री आपको पता है, इसमें नेट परचेजेस ऐड करेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप देख लें इन्वेंट्री बिगिनिंग 9500, नेट परचेजेस 130,000 और एंडिंग इन्वेंट्री 44,000। तीनों टाइटल मौजूद हैं, सॉल्व कर लें अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से नेट सेल भी मौजूद है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है, तो नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट को सॉल्व करेंगे तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि तमाम केसेस में यही 3 फार्मूले डिस्कस होंगे। अब मैं आपके साथ एक एक करके तमाम केसेस डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखें केस 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के हमारे पास 2 अप्रोचेस थी। इन्वेंट्री बिगनिंग भी पता थी, नेट परचेजेस पता थी, एंडिंग इन्वेंट्री भी पता थी। हमने तीनों के अमाउंट को सॉल्व किया। इन्वेंट्री बिगनिंग में नेट परचेजेस ऐड करके एंडिंग से माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूले को देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको केस 1 में नेट सेल भी मौजूद है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मौजूद है। तो अगर नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। यानी कि आप इस अप्रोच के थ्रू करें और इस अप्रोच के थ्रू करें, दोनों बातें एक ही हैं, सेम आंसर आ रहा है। फिर आप ये देख लीजिए सेकंड रिक्वायरमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी पता है, दोनों को माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। केस 1 कंप्लीट। केस 2, आपको इन्वेंट्री एंड निकालनी है। आपने फार्मूला मेंशन करा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। आप ये देखें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको पता है, इन्वेंट्री बिगनिंग भी आपको पता है, नेट परचेजेस भी पता है। एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। 90,000 में 340 ऐड करेंगे 430,000 आ गया। एंडिंग इन्वेंट्री आपको मालूम करना है। अब राइट साइड पे देखें एंडिंग इन्वेंट्री माइनस है, लेफ्ट साइड पे चली जाएगी और 330,000 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो इन्वेंट्री एंड आ गई 100,000। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मौजूद है, नेट सेल भी सवाल में मौजूद है, दोनों के अमाउंट को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी मौजूद है, ग्रॉस प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया। इस जगह पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट 270,000 फाइंड आउट कर लिया। आपने नेट प्रॉफिट जो गिवन था 25,000 उसको मेंशन करा, ग्रॉस प्रॉफिट जो फाइंड आउट किया 270,000 उसको मेंशन किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस राइट से उठ के लेफ्ट पे चले जाएगा, पॉजिटिव हो गया, और 25,000 लेफ्ट से उठ के राइट पर आके माइनस हो जाएगा। तो 270,000 से 25,000 माइनस करेंगे तो 245,000 आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। ये केस नंबर 2 की जो मिसिंग फिगर्स थी उसकी कैलकुलेशन आपके सामने मौजूद है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। केस 3 में देखें आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट इन्वेंट्री बिगनिंग, नेट परचेज और इन्वेंट्री एंड के जरिए जो मिसिंग फिगर है नेट परचेज वो फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 490,000 गिवन है, इन्वेंट्री बिगनिंग 230,000 गिवन है, इन्वेंट्री एंडिंग 185,000 गिवन है। आपने वैल्यूज फाइंड आउट मेंशन की। अब आप गौर से देखें 230,000 से जब मैं 185,000 माइनस करूंगा तो 45,000 आ जाएगा। ये 45,000 राइट साइड पे प्लस था, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा।
तो 490,000 से जब मैं 45,000 माइनस करूंगा तो 445,000 नेट परचेज आ गई। नेक्स्ट फार्मूला देखें, मिसिंग फिगर है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट का फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, इसके जरिए आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। केस 3 में 2 मिसिंग फिगर थी, दोनों आपने फाइंड आउट कर ली। ये केस नंबर 4 है जी। आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, और बिगिनिंग इन्वेंट्री भी निकालनी है। अब अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट के फार्मूले को देखें तो ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता थी क्वेश्चन में, ना इन्वेंट्री बिगिनिंग पता, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एक और फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का देखूं, उसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज़ होती है। तो अब अगर इस फार्मूले को देखूं तो क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 260,000 गिवन है, क्वेश्चन में नेट सेल मेरे पास 900,000 गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस फार्मूले के जरिए आ गई। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेंशन करा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल की वैल्यू को मेंशन करा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे चले जाएगा, 260 लेफ्ट साइड से उठ के राइट साइड पे आएगी, तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 900,000 में से 260,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 640,000 आ गया। अब जब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ गया तो अब आप फार्मूला जब देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आप फाइंड आउट कर चुके हैं। नेट परचेज और इन्वेंट्री एंड दोनों क्वेश्चन में गिवन है, आपने इनकी वैल्यू रखी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 640,000 आपने कैलकुलेट किया था, आपने वो मेंशन करा। नेट परचेजेस 500,000, एंडिंग इन्वेंट्री 150,000 आपने मेंशन करी। इन दोनों अमाउंट को सॉल्व करेंगे तो 500,000 में से जब 150,000 माइनस होगा तो 350,000 आ जाएगा। 350,000 राइट साइड पे प्लस था, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 640 में से 350,000 माइनस करेंगे तो 290,000 एंडिंग इन्वेंट्री आ गया। अब आप ये देखें, केस नंबर 4 में आपके पास लॉस है, उसकी सिंपल वजह ये है कि आपके पास क्वेश्चन में 260,000 ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 300,000 मौजूद है। तो जब प्रॉफिट से ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट हो जाता है तो नेट लॉस होता है। तो आपने जब प्रॉफिट के अमाउंट 260,000 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 300,000 माइनस करा, अमाउंट नेगेटिव आ गया, इसलिए आपने इसको मेंशन कर दिया नेट लॉस 40,000। तो जो केस नंबर 4 की तीनों रिक्वायरमेंट थी उनकी वर्किंग आपके सामने मौजूद है। केस नंबर 5, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स नेट सेल निकालना है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी मौजूद है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्वेश्चन में मौजूद है। नेट सेल फाइंड आउट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट 225,000 मेंशन करा आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह 660,000 मेंशन किया। राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे जाके 660,000 प्लस हो जाएगा, तो 225,000 में 660,000 ऐड करेंगे तो 885,000 आपके पास नेट सेल का अमाउंट आ गया। फिर अगर आप नेट परचेज फाइंड आउट करेंगे केस नंबर 5 में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू इन्वेंट्री बिगनिंग प्लस इन्वेंट्री एंडिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एंडिंग, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है। क्वेश्चन में आपके पास 660,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, इन्वेंट्री बिगनिंग 260,000 गिवन है और इन्वेंट्री एंडिंग 255,000 गिवन है। नेट परचेज फाइंड आउट करना है, 260,000 में से माइनस करेंगे 255,000 तो 5,000 का अमाउंट आ गया। 5,000 राइट साइड पे प्लस था, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 660,000 में से जब 5,000 माइनस करेंगे तो 655,000 आपके पास नेट परचेज का अमाउंट आ गया। ये केस नंबर 5 की तमाम मिसिंग फिगर्स की वर्किंग है। तो आपने चेक कर लिया कि तमाम केसेस के अंदर यही 3 फार्मूले यूज़ हुए, कोई मुश्किल बात नहीं है। याद रखिएगा, अभी हमने आपके साथ जो भी वर्किंग शो की है वो सारी की सारी रफ वर्किंग है, उसको आपने पेपर में इतना डिटेल में शो नहीं करना होता क्योंकि टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन मौजूद है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं अब आपके सामने शो करता हूँ। आप वही कॉलम दोबारा बनाएंगे और जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करी हैं बस उसको आप हाईलाइट कर लें, डिफरेंट कलर से लिख लें ताकि वो जो मिसिंग फिगर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो अब आप ये देख लें, जो गिवन है वो भी मेंशन है और जो रेड बॉक्सेस में आपके पास फिगर्स नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी मिसिंग फिगर हैं। ये आपके पास कंप्लीट आंसर मौजूद है, किस तरीके से पेपर में आपने आंसर लिखना है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर मिसिंग फिगर 2015 प्राइवेट का क्वेश्चन था, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। इस लेक्चर में हम रिटेल प्राइस मेथड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1995 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7A को डिस्कस करेंगे। The following data for the year 1994 has been collected from the books of Bilal and Company. आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री Jan 1 मीन्स ओपनिंग, नेट परचेजेस, सेल और सेल रिटर्न के टाइटल गिवन है और इनकी वैल्यूज आपके पास कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस मेथड से मौजूद है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय रिटेल प्राइस मेथड। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने नेट सेल फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखिए, आपके पास सेल मौजूद है, सेल रिटर्न मौजूद है, रिटर्न एंड अलाउंस। तो आप सेल में से सेल रिटर्न एंड अलाउंस को माइनस करेंगे और नेट सेल फाइंड आउट कर लेंगे। रिटेल प्राइस मेथड का स्टेप नंबर 1 है कि आपने नेट सेल फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 है जी इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड फाइंड आउट करना है। इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? बिगनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस। अब आप गौर से देखिए, आपके पास मर्चेंडाइज बिगनिंग भी मौजूद है और नेट परचेजेस भी मौजूद है। तो आप इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल को फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस से भी और रिटेल प्राइस से भी। अब आप गौर से देखें, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री, जिसे हम इन्वेंट्री ओपनिंग भी कहते हैं, एट नेट परचेजेस। तो अब आप ये देखिए, कॉस्ट प्राइस से इन्वेंट्री बिगिनिंग की वैल्यू कितनी है? 55,000 और परचेजेस नेट परचेजेस की वैल्यू कितनी है? 310,000। आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास 365,000 आ गया। फिर आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग को रिटेल प्राइस में देखेंगे तो वो मौजूद है आपके पास 60,000 और आप नेट परचेजेस को देखेंगे तो वो मौजूद है 440,000। 60,000 में 440,000 ऐड करेंगे तो 500,000 आ जाएगा। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। तो आपने सबसे पहले नेट सेल फाइंड आउट की और उसके बाद इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस और एट रिटेल प्राइस दोनों फाइंड आउट कर ली। ये दो काम आपके हो गए। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे इन्वेंट्री सोल्ड एट रिटेल प्राइस। आपके पास 420,000 था, जिसे हम नेट सेल भी कहते हैं। इसमें से जो आपके पास इन्वेंट्री सोल्ड अवेलेबल फॉर सोल्ड है 500,000, उसमें से नेट सेल के अमाउंट को माइनस करते हैं। स्टेप नंबर 3 को नोट कर लें, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस माइनस नेट सेल। आप चेक कर लें, हमने आपको वर्डिंग में भी लिख के दिखा दिया, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस माइनस नेट सेल। तो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस 500,000 है, नेट सेल आ गई 420,000, तो इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री आ गई रिटेल प्राइस से 80,000। तो इस क्वेश्चन के 3 स्टेप आपने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट स्टेप में आपने नेट सेल फाइंड आउट की, सेकंड स्टेप में इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड फाइंड आउट की और थर्ड स्टेप में इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस 500 में से नेट सेल 420,000 आपने माइनस कर ली, तो एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस आ गई 80,000। ये 3 स्टेप आपके पास हो गए। अब फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे? परसेंटेज कॉस्ट निकालेंगे। कैसे? इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप ये देखिए, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस 365,000 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस 500,000। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज कॉस्ट आ गई 73%। तो ये फोर्थ स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में नेट सेल फाइंड की, सेकंड स्टेप में इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस एट रिटेल प्राइस फाइंड की, थर्ड स्टेप में हमने इन्वेंट्री सोल्ड एट रिटेल प्राइस में से इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड को माइनस किया,
तो हमने जब माइनस किया इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस में से नेट सेल को, तो एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस आ गई। और फोर्थ स्टेप में इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 से परसेंटेज कॉस्ट निकालती। ये हमारे पास रिटेल प्राइस मेथड के 4 स्टेप हो गए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, अब आप गौर से देखें, जो आपने परसेंटेज कॉस्ट का फार्मूला ऊपर लिखा था वैसे ही फार्मूला आपने यहाँ लिखा है। जब आप परसेंटेज निकालने इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस, बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि आप एट कॉस्ट एट रिटेल प्राइस की इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड को कंपेयर करके परसेंटेज निकालेंगे। तो आप एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस से भी वही फार्मूला एज्यूम करेंगे। बेसिकली इन दोनों चीज़ों में हम ये देखें तो हम कर ये रहे हैं कि इन्वेंट्री एट कॉस्ट और इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस के ज़रिए हम ये चेक कर रहे हैं कि रिटेल प्राइस की कितने परसेंट अमाउंट पे कॉस्ट हमारे पास मौजूद है। तो परसेंटेज कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी 73% था, आपने रख दिया। आप चेक कर ले एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस आपके पास 80,000 मौजूद थी। एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस 80,000 आपने रखा। 80,000 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 73% के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और 100 को लेफ्ट साइड पे ले आके डिवाइड करें तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट आ जाएगी। तो ये 5 स्टेप हैं जी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं। सबसे पहले नेट सेल फाइंड करें, फिर इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस और एट रिटेल प्राइस फाइंड करें, फिर एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड रिटेल प्राइस से माइनस कर दे नेट सेल से तो एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस आ जाएगी। फिर परसेंटेज कॉस्ट फाइंड करें, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल एट रिटेल प्राइस से, और फिर इसी परसेंटेज को यूज़ करते हुए इसी फार्मूले में इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड की जगह एंडिंग इन्वेंट्री का कंपैरिजन यूज़ करें और एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस जो आप ऊपर फाइंड कर चुके थे 80,000, उसकी मदद से एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट फाइंड कर लें। तो ये 5 स्टेप है रिटेल प्राइस मेथड के। अब इसी तरीके से देखें 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2B, द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 2006 हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अमजद कंपनी। तो देखें बिल्कुल उसी स्टेप से आपने करना है। सबसे पहले आपने नेट सेल फाइंड करनी है, सेल लेस सेल रिटर्न अलाउंस और सेल डिस्काउंट को माइनस करें तो आपके पास नेट सेल आ गई, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग एट नेट परचेजेस कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस दोनों के ज़रिए इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड फाइंड करना है। फिर इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस 400 में से आपने नेट सेल 320,000 को माइनस करना है तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस आ गई। ये स्टेप नंबर 3 है। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले आपने नेट सेल फाइंड की, सेल लेस सेल रिटर्न अलाउंस लेस सेल डिस्काउंट, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग एट नेट परचेजेस कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस दोनों के ज़रिए इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड फाइंड की। थर्ड स्टेप में इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस 400 में से नेट सेल 320,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस आ जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में एंडिंग इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस। दोबारा सुन लीजिए, परसेंटेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड रिटेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस 300 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस 400 को डिवाइड करेंगे तो 75% आ जाएगा। फिर इसी फार्मूले में आप इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड की जगह एंडिंग इन्वेंट्री यूज़ कर लें तो एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस 80,000 हमें पता था, परसेंटेज कॉस्ट 75% आप ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। 80,000 यहाँ डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 को 80,000 से मल्टीप्लाई करें और 100 को लेफ़्ट साइड पे लाके डिवाइड कर लें तो
एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट आ गई। तो यही देखें, जो आपने 1995 के क्वेश्चन में किया था वही 2007 प्राइवेट के क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले नेट सेल, सेकेंड स्टेप में इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस एंड एट रिटेल प्राइस, थर्ड स्टेप में एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस, फोर्थ स्टेप में परसेंटेज कॉस्ट फाइंड आउट करें, फिफ्थ स्टेप में परसेंटेज कॉस्ट के फार्मूले के जरिए एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस को यूज़ करते हुए एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट फाइंड आउट करें। अब हम मूव करेंगे 17 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 4A पे। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड राशिद एंड सन्स सोल्ड मर्चेंडाइज एट मार्केट रिटेल प्राइस 112000 at the end of the period following data were available for its accounting record। आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेजेस एट कॉस्ट प्राइस और एट रिटेल प्राइस मौजूद हैं और आपने यूज रिटेल प्राइस मेथड टू एस्टिमेट दी एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट फाइंड करना है। सबसे पहले देखें जी, हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, नेट सेल। अब अगर आप कॉस्ट क्वेश्चन में देखें तो आपके पास सेल का अमाउंट डायरेक्ट गिवन है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस, सेल डिस्काउंट मौजूद नहीं है, तो हमें स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 में बिगनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस ऐड करके इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड फाइंड करेंगे एट कॉस्ट प्राइस से भी और एट रिटेल प्राइस से भी। तो 2000 प्लस 778,000 को ऐड करेंगे तो 980,000 आ जाएगा इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, और 300,000 प्लस 1100,000 में हम जब ऐड करेंगे तो 1,400,000 हमारे पास 1.4 मिलियन हमारे पास अमाउंट आ गया इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस। तो यहाँ देखें, नेट सेल के फर्स्ट स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 के ज़रिए आपने इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस एंड एट रिटेल प्राइस फाइंड आउट कर ली। फिर आपने एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस माइनस नेट सेल। तो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस 1.4 मिलियन मौजूद है, उसमें से सेल का अमाउंट, क्योंकि नेट सेल रिटर्न अलाउंस सेल डिस्काउंट है नहीं, तो डायरेक्ट सेल के अमाउंट 112,00,00 से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस आ गई 280,000। स्टेप नंबर 3 मैं फिर रिपीट कर दूं, स्टेप नंबर 1 नेट सेल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल रिटर्न अलाउंस और सेल डिस्काउंट नहीं है। स्टेप 2 आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड आपने फाइंड कर लिया, एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस फाइंड कर लिया। फोर्थ स्टेप में परसेंटेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड 980,000 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट रिटेल प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस और एट रिटेल प्राइस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज कॉस्ट आ गई। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में परसेंटेज कॉस्ट के फार्मूले में इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड की जगह एंडिंग इन्वेंट्री यूज़ करेंगे, तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस 280,000 है जो आपने यहाँ फाइंड आउट करा हुआ है। परसेंटेज कॉस्ट 70% है, फार्मूले में रखेंगे। 280,000 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाए और फिर आप 70 को 280,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 को लाके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास, आपने 70 को 280,000 से मल्टीप्लाई किया और फिर 100 को लेफ़्ट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट 196,000 आ गई। तो आपने एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया। तो आप ये देख लें, ये 2017 प्राइवेट का क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 नेट सेल, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल रिटर्न अलाउंस सेल डिस्काउंट है नहीं। स्टेप नंबर 2 इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस एंड एट रिटेल प्राइस करा। स्टेप नंबर 3 एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस। स्टेप नंबर 4 परसेंटेज कॉस्ट फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 5 परसेंटेज कॉस्ट के ज़रिए एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।